संस्कृत में छठी क्लास संस्कृत। ये अगर देखा जाए, संस्कृत भले ही हम महाराष्ट्र में हो, किसी भी स्टेट में हो, संस्कृत जो है सभी स्टेट में एक जैसी पढ़ाई जाती है, बस बोलने के तरीके में डिफरेंस आ जाता है। कुछ लोग मराठी के हिसाब से अपने शब्दों को ऐड कर लेते हैं, कुछ हिंदी के हिसाब से अपने शब्दों को ऐड कर लेते हैं उसको समझाने के लिए। और हर भाषा को जो संस्कृत का है, जो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ हिंदी में समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लास 6 संस्कृतम। संस्कृत भाषा में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में कहाँ डिफरेंस आ रहा है। जैसे हितोपदेश, तो यहाँ पे 2 बिंदु है, ठीक है। आपने देखा होगा रघुवंशम, आयुर्वेद, पंचतंत्रम, तो ये क्या है, तमम, आखिरी में जो लग रहा है ना, शब्द के आगे, शब्द के आखिरी में जो लग रहा है शह, मम, रघुवंशम, ये जो वर्ड जो लग रहा है हिंदी शब्द के आगे अगर हम ये विसर्ग का यूज कर देते हैं तो ये संस्कृत के शब्द बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, हितोपदेश, रघुवंशम, आयुर्वेद, पंचतंत्रम। ऐसा नहीं कि आपने शब्द नहीं सुने हैं, और कई बार अपनी हिंदी लैंग्वेज में कई बार हम इन संस्कृत शब्दों का भी यूज करते ही हैं। तो संस्कृत भाषा बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखा जाए तो संस्कृत भाषा पढ़ने का एक रीज़न हमारा ये भी है कि कई हमारे ग्रंथ हैं, कई ऐसे जो किताबें हैं जो संस्कृत में लिखी हुई होती है। तो अगर हमको संस्कृत आती है तो ही तो हम उसको पढ़ सकते हैं। अगर संस्कृत के बारे में अगर नॉलेज ही नहीं होगा तो हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे। और देखा जाए तो स्कूलों में संस्कृत लेने का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर संस्कृत पढ़ते हैं तो हम संस्कृत सीख तो जाते हैं एक नई लैंग्वेज, साथ ही साथ आपके जो स्कोर्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट संस्कृत वर्णमाला, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, संस्कृत भाषा के इस भाग में हम संस्कृत भाषा की वर्णमाला को समझें। तो आज का टॉपिक भी है संस्कृत की वर्णमाला। संस्कृत भाषा की वर्णमाला एवं हिंदी भाषा की वर्णमाला बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। यदि हम हिंदी वर्णों में अंत में विसर्ग प्रयोग करते हैं तो वे संस्कृत वर्ण बन जाते हैं। जैसे इसलिए यदि आपकी हिंदी भाषा की वर्णमाला पर पकड़ अच्छी है तो आपको संस्कृत भाषा को पढ़ने, लिखने, बोलने में बहुत ही आसानी होगी। तो यूँ कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा जो कि एक प्रमुख भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। दूसरी भाषा की तरह संस्कृत के पास भी अपनी एक वर्णमाला है जिसे हम संस्कृत वर्णमाला के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। इसका साहित्य विश्व में प्रसिद्ध है। इस भाषा को वैज्ञानिकता इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। आज की जो पढ़ने वाले हैं संस्कृत वर्णमाला शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, वर्ण प्लस माला, ठीक है। तो वर्ण मतलब अक्षर, माला मतलब समूह, अर्थात वर्णों का जो समूह ही वर्णमाला कहा जाता है। ये यूँ कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहा जाता है और वर्णों के व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला क्या होती है, अब उसके बारे में हम यहाँ समझते हैं। संस्कृत वर्णमाला को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। संस्कृत वर्णमाला डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट है स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर मतलब अच भी बोलते हैं, व्यंजन मतलब हल भी बोलते हैं, और अयोगवाह को अयोगवाही बोलेंगे। स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। व्यंजन 33 होंगे और अयोगवाह में 4 होते हैं। अगर हम इन सबका टोटल करते हैं तो टोटल कितने वर्ण होते हैं? 50 वर्ण होते हैं और उनको अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड किया। स्वर 13 है, 13 वर्ण है, यहाँ पे व्यंजन में 33 और अयोगवाह में 4। तो हम इसके बारे में आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे ये स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं और अयोगवाह क्या होते हैं और उनका उच्चारण कैसे होता है। इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि हम उसको उच्चारण कैसे करते हैं। डेफिनेटली आपने हिंदी में वर्ण पढ़े हैं, हिंदी में जो वर्ण होते हैं वैसे ही इसके भी उच्चारण वैसे ही बहुत कुछ वैसा ही है, बस चलो ठीक है। स्वर क्या है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। सबसे पहले स्वर मतलब जो हम स्वर से बोलते हैं ना, हम जो बोल रहे हैं स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में
किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। मतलब अन्य वर्ण मतलब जैसे जिससे क प्लस म या क, तो क का है ना, का बोला तो का में प्लस आ किया तो क्या होगा, क प्लस आ मिला के का बनता है। तो हमने यहाँ के दो वर्ण का यूज किया तब जाके एक शब्द बना, एक वर्ण बना, ठीक, का, समझ में है ना। इस तरह से यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे जो होता है क्या होता है, एक जिनके इसमें मिक्स कोई भी वर्ण नहीं होती। यहाँ सब स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, नहीं ली जाती, उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। तो स्वर्ण वर्ण 13 प्रकार के होते हैं। स्वर, स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। अच स्वर, जैसे हम स्वर अच बोलते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर, ठीक है। तो पलुट स्वर में जो ह्रस्व स्वर जो है शॉर्ट वॉवेल है, जहाँ पे इसका एक लिमिटेशंस होता है, बोलने के तरीके में लिमिटेशंस होते हैं। यहाँ पे हम इसकी सीमित मात्रा होती है, सीमित दायरे में हमको बोला, मतलब ये बोला स्लो वे में बोला जाता है। जैसे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत जो आने वाले वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, री और ल। देखा जाए तो ये 4 ही होने चाहिए थे, अ, आ, ई, री, ल। पर ल क्या एक नया शब्द है, जब हम पहले संस्कृत में बोल चुके हैं। तो संस्कृत की भाषा में 13 शब्द में है, जो 2 शब्द नए हैं, एक ल है, एक री है ना। 2 नए वर्ण है जिसका हम यूज कर रहे हैं, अ, ई, उ, री, ल। ये 5 वर्ण है जो हमने बताए हैं ह्रस्व स्वर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर, जहाँ पे कहीं ना कहीं मात्रा का यूज किया जाए, ठीक है ना। जैसे अ के आगे आ का मात्रा, ई के ऊपर री किया, उ, ए, ओ, औ, ए, री, इस तरह से हम बोला जाता है ना। तो कहीं ना कहीं हम दुगुनी मात्रा का यूज करके उसका हम यूज करते हैं। यहाँ पे दुगने स्वर में जब उसको बोलते हैं तो क्या करते हैं, दीर्घ स्वर कहलाता है। ये कितने होते, 8 होते। ये कितने थे, 5 थे, और 5 प्लस 8 कितने हुए, 13। ये 13 स्वर हो गए। अब बात आती है पलुत स्वर। तो पलुत स्वर होता क्या है। अब जब हम ये कह चुके हैं कि ये 13 स्वर में से हमने 5 तो ऑलरेडी ह्रस्व स्वर बता दिया, 8 स्वर हमने 8 जो थे वो दीर्घ स्वर बता दिए, 8 वर्ण जो थे वो दीर्घ स्वर बता दिए। तो अब तो कोई स्वर बचा ही नहीं, कोई वर्ण बचा ही नहीं स्वर में से, तो ठीक है। तब भी एक स्वर ऐसा होता है जिसका हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं और बहुत लंबे टाइम तक उसे खींचते हैं। जैसे अगर हम कई बार तपस्या करने बैठते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, जैसे सिंपल सा एक शब्द लिखता हूँ ओम, है ना। अब जब हम तपस्या करेगा तो ओम, तो ये जो ओ के आगे एक और जो मात्रा है, तीसरी मात्रा लगाई जा रही है ना, इसे हम क्या कहते हैं, फलित स्वर, ठीक है। इससे हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, फलित स्वर है। हम जब मात्रा को जब लंबे स्वर में तो खींचते हैं उसे क्या कहते हैं, फलित स्वर कहते हैं। तो 3 प्रकार के स्वर हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, फलित स्वर। The short, long and protected vowels. These are called the vowels. यहाँ समझ में आ गया होगा कि स्वर क्या होते हैं, ठीक है।